गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल, आप सभी को नमस्कार। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते होंगे। क्योंकि मेरा लगभग 90% प्रोनाउन खत्म हो गया है। लमसम 12-13 वीडियो प्रोनाउन में मेरा पड़ा हुआ है, तो लगभग खत्म ही हो गया है। तो सोचें कि अब एडजेक्टिव शुरू करेंगे। तो एडजेक्टिव शुरू करने से पहले कुछ प्रोनाउन संबंधित कुछ अन्य भी कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिसका बच्चे उसका प्रयोग बहुत नहीं जान पाते हैं, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहते हैं। क्योंकि एडजेक्टिव हम शुरू करेंगे बाद में, हम इसके आने वाला जो वीडियो है उसमें शुरू करेंगे हम। लेकिन आज प्रोनाउन संबंधित कुछ ऐसे भी प्रोनाउंस हैं, शब्द हैं जो प्रोनाउन की तरह यूज भी होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग अक्सर बच्चे नहीं जानते हैं, अक्सर भूल जाते हैं। भूलते नहीं है, होते हैं कन्फ्यूजन में कि क्या लगाऊं, ये लगाऊं कि वो लगाऊं। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम दो शब्दों पर जिक्र करेंगे हम, एक ईट और एक दिस। एक हमारा जिक्र होगा ईट पर और एक होगा दिस पर। चूंकि ईट और दिस दोनों का अर्थ सेम होता है, यानी दोनों का अर्थ यह होता है। ईट मीन्स भी यह होता है, दिस मीन्स भी यह होता है। लेकिन होता क्या है कि बच्चे होते हैं कंफ्यूजन में कि कहाँ पर ईट लगाएं, कहाँ पर दिस लगाएं। इस वाले सेंटेंस में दिस सही है, ईट सही है कि नहीं सही है, कौन सा इसमें सही है। तो इसको थोड़ा हम जानेंगे हम कि वास्तव में ईट और दिस में उसका सही इसका प्रयोग होता क्या है। इसे देखिए, इस मान लीजिए आपने देखा ईट और आपने देखा दिस देखा। चूंकि दोनों का अर्थ तो सेम होता है, दोनों का अर्थ सेम होता है, लेकिन जब दोनों का अर्थ एक ही शब्द के लिए जब दो दो शब्द आ रहे हैं तो इसमें वास्तव में इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब इसमें ऐसा क्यों है। तो जहां पर भी यह शब्द आ गया, जिस सेंटेंस में यह शब्द आ गया, तो वहां दौड़ करके दिस जाएगा, वहां दौड़ करके ईट जाएगा। अब आना है किसी एक को, जाएंगे दोनों यह। अब दोनों का अर्थ यह होता है, तो जिस भी सेंटेंस में इनका यूज हुआ होगा तो उसकी जगह पर दौड़ के दिस जाएगा, दौड़ के ईट जाएगा, दोनों में हो जाएगा विवाद, डिस्प्यूट हो जाएगा। तो भाई किसको यहां जाना है, ईट को जाना है कि दिस को जाना है, दोनों का अर्थ सेम होता है। तो इस कंडीशन में कहता है ग्रामर वालों ने कुछ नियम लगाया कि भाई देखो, तुम कब जाओगे और तुम कब जाओगे, यह के अर्थ को प्रकट करने के लिए कब जाओगे। तो होता क्या है, इसे मान लीजिए ई है ईट और ये आपका है दिस है, दोनों का अर्थ सेम तो है ही है। लेकिन होता क्या है कि यदि किसी हिंदी वाक्य को, यदि हम कोई हिंदी से हम वाक्य हम पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं, तो ग्रामर वालों ने ये कहा कि अगर हिंदी का वाक्य पढ़ने से उसमें समय, दिन, महीना, सप्ताह, वर्ष, प्राकृतिक घटना का यदि उससे ज्ञान मिले, हमें उसकी जानकारी हमें मिले कि सेंटेंस में समय है, या तो सप्ताह है, या तो महीना है, या तो वर्ष है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, कोई प्राकृतिक घटना है, तो यदि ऐसे सेंटेंस लिखे हो तो वहां पर ईट जाएगा। वहां पर कौन जाएगा, वहां पर ईट जाएगा। और जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु के, कोई हिंदी में वाक्य लिखा हुआ है और उस वाक्य में ये लगता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम, पहचान या समीपता, तो नाम बताने के लिए
पहचान बताने के लिए, संबंध बताने के लिए वहां पर दिस का हम प्रयोग करते हैं। तो हम समझेंगे, इसका हम एग्जाम्पल के हम रूप में समझेंगे कि वास्तव में इसका है क्या। तो देखिए, जैसे यदि मान लीजिए, इसमें ये सेंटेंस में कोई ये लिखा हो, सेंटेंस में यह लिखा हो कि मान लीजिए आज रविवार है, आज रविवार है, तो आप तो कहेंगे इसमें तो यह तो दिया नहीं है, इसमें आज रविवार है तो इसमें तो यह तो दिया नहीं है। तो होता क्या है कि जो ईट जो शब्द होता है, ईट जिसका अर्थ यह भी निकलता है, वह उसका जिस भी सेंटेंस में ईट का प्रयोग हुआ है, तो आप समझिएगा कि उसमें यही दिन, महीना, वर्ष, सप्ताह का इसमें जिक्र है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। केवल वह सेंटेंस को शुरू करने के लिए आता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसका अर्थ यह भी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि इट इज संडे, इट इज संडे टुडे, मैंने लिखा। इसका मतलब है कि आज रविवार है। यहां पर तो ईट आ गया है, इस ईट का कोई भी अर्थ नहीं है, इस ईट का यह भी अर्थ नहीं होता है। यहाँ केवल ये इस सेंटेंस को शुरू करने के लिए ये आया हुआ है। ईट का क्या कर रहा है, ईट जो है तो सब्जेक्ट, ये तो हमारी वर्ब है, लेकिन ये केवल इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका ईट का मतलब यहाँ पर कोई इसका अर्थ ही नहीं है। बस ये मैंने समझ गया कि भाई आज रविवार है, इसका मतलब है क्या है कि इसमें दिन, महीना, मौसम, बरसात, समय, प्राकृतिक घटना का इसमें हमको बोध हो रहा है, तो हम यहाँ पर ईट लगा देंगे, हम यहाँ पर दिस नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पर हम ईट से ही इसका हम सेंटेंस को हम शुरुआत करेंगे। होता क्या है कि कुछ ऐसे होते हैं, यदि आज रविवार है तो इसका अनुवाद बनाएंगे टुडे इज संडे बनाएंगे, कहेंगे कि टुडे इज संडे, जो गलत है, ग्रामर के अनुसार ये गलत है। टुडे इज संडे नहीं होगा, इट इज संडे टुडे होगा, ये ग्रामर का सही नियम है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि टुडे इज, भाई आज कौन दिन है, तो टुडे इज मंडे, टुडे इज संडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, जो भी होता है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि इट इज संडे टुडे, यहाँ पर अब यहाँ पर ईट का मतलब यह भी नहीं है, ये केवल इस वाक्य को शुरू करने के लिए आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर टुडे मीन्स आज होता ही है। ये देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट की जगह पर काम कर रहा है, ये वर्ब की जगह पर काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है। ये संडे क्या है, ये भी नाउन ही है। टुडे मैंने आज, टुडे मीन्स आज। तो ऐसे ऐसे मान लीजिए कुछ अन्य भी थोड़ा देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। नाउ, नाउ मतलब यहाँ पर हम नाउ भी लिख सकते हैं, नाउ मैंने अब बारिश हो रही है। तो भाई बारिश होना क्या है, ये प्राकृतिक घटना ही है। इट थंडर्स, ये भी क्या है, प्राकृतिक घटना है। तो जब कभी भी दिन, महीना, मौसम, वर्ष जिस सेंटेंस में, हिंदी वाले सेंटेंस में आ जाए, उसमें यह हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। उस वाले हम सेंटेंस में हम ईट से उसका, हम ईट को सब्जेक्ट मान करके हम उसकी शुरुआत करते हैं। जब कभी भी, जब दिन, महीना, मौसम, बरसात, प्राकृतिक घटना का जिक्र हो और उसमें क्या हो, आपको सब्जेक्ट क्लियर ना हो, उसमें सब्जेक्ट क्लियर ना हो,
तो हम क्या करते हैं कि उसमें हम ईट को सब्जेक्ट मान लेते हैं, वहां पर ईट का कोई मतलब नहीं होता है, वहां पर ईट का कोई भी मतलब नहीं होता है, हम ईट को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं और इसको ऐसे करते हैं, इट इज रेनिंग नाउ। इस मान लीजिए अन्न भी है, मान लीजिए अन्न भी है, अन्न भी हम लगा सकते हैं। मान लीजिए हो गया कि इट इज वेरी कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड टूडे, TODAY, इट इज वेरी कोल्ड टूडे। मतलब क्या है, आज बहुत ठंड है, आज बहुत क्या है, ठंड है। भाई क्या है, ये तो सब प्राकृतिक चीज है, ये हम तो ठंड करते नहीं है, ये तो सब नेचुरल है, ये मौसम के अनुसार होता ही है। इट इज विंटर, इट इज समर, इट इज विंटर, इट इज हॉट, इट इज कोल्ड। तो ये ऐसे जहां पर शब्द आते हैं वहां पर हम ईट से ही शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं हम इसको हम ईट से ही शुरुआत करते हैं। कुछ आगे भी थोड़ा हम और जानेंगे हम कि इसका ईट का प्रयोग हम और कहाँ कहाँ करते हैं। होता क्या है, ईट जो है, अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास दिया हुआ है, क्योंकि से आप लोग क्लास नहीं पढ़े होंगे, जब हम क्लास शुरू करेंगे तब बताएंगे हम कि वास्तव में क्लास होते क्या क्या है, प्रिंसिपल क्लास क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास क्या है, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्लास, नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास भी होते हैं। तो क्लास जब पढ़ाएंगे इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें विस्तार से पढ़ाया जाएगा। आज जानिए कि मान लीजिए ईट जो है, ईट क्या करता है, एक कभी कभी सेंटेंस में आता है तो यह दैट और इज को भी क्या करता है, लोप कर देता है, उसको हटा देता है। केवल ईट के आ जाने से ये दैट को भी हटा देगा और इज को भी हटा देगा। ये दिन हटता नहीं है तब भी सवाल सही है, हटा दिया तब भी सवाल सही है। इसके बाद इतना पावर होता है ईट का, ईट के प्रयोग में इसमें इतने इसमें पावर होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उससे आप थोड़ा सा होगा, क्लियर होगा आपको कि वास्तव में ईट में इतना पावर है, कहां से आ गया है। तो मान लीजिए मैंने ये लिखा कि आई थिंक दैट इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग टू ट्रेवल विदाउट टिकट। मान लीजिए ये आपका एक सेंटेंस है, मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर ईट आया हुआ है, इसको तो हम कहेंगे कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। देखिए ये दैट का हमने प्रयोग आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, दैट दोनों काम करता है, आपको पहले पढ़ाया था ना, उसमें समथिंग हो, नथिंग हो, एनीथिंग, ओनली हो, सुपरलेटिव डिग्री हो, ऑल हो, सेम हो, उसकी ये दैट आता था। हमने इसके पहले हमने वीडियो आपको पढ़ा दिया है, उसका पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये कहता है कि मेरे विचार से बिना टिकट यात्रा करना गलत है। भाई बात भी सही है, इन कह रहा है कि मेरे विचार से कि यह बिना टिकट यात्रा करना और क्या है, वो गलत है। हम इसको अभी ईट यहाँ पर आया है, हम इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई थिंक है, दैट को हटा दीजिए, क्या करेंगे हम, दैट को हटा देंगे हम, तो क्या लिखेंगे हम, इट इज रॉन्ग टू ट्रेवल विदाउट टिकट। मैं लिख सकता हूं नो चेंजिंग, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये सेम होगा। इट क्या करता है कि अपने पहले आने वाला जो कंजक्शन जो होता है,
या जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो दोनों काम करता है, इस इज को भी हटा सकता है और दैट को भी हटा सकता है, लेकिन अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं होती है। इसे देख लीजिए, सेंटेंस सेम है, इसमें यहाँ पर दैट हट गया तो उसके बाद भी इसकी अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं हुई, और इसको हम ऐसे भी हम लिख सकते हैं, आई थिंक, आई थिंक। अब दैट भी गायब, क्या है, इट है ना, इसमें वो इट है यहाँ, इट, और इज को भी गायब कर दीजिए, इज को भी गायब कर दीजिए, इट रॉन्ग टू ट्रेवल विदाउट टिकट, विदाउट टिकट। ये तीनों जो है, ये तीनों जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है यार, इसमें कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ईट क्या अकेले की है, यहाँ पर ईट नहीं सकता है, देखिए यहाँ पर भी ईट, यहाँ पर भी ईट, यहाँ पर भी ईट है, लेकिन ईट इस वाले सेंटेंस में दैट को हटा दिया, इज रखा, इस वाले सेंटेंस में इज को भी हटा दिया और दैट को भी हटा दिया, लेकिन इसके अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, यानी कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ इसको एक पावर मिला हुआ है ग्रामर के नियम से, कि तुम चाहो तो अपने साथ आने वाली वर्ब और तुमसे पहले जो दैट आता है उसको तुम हटा सकते हो, लेकिन अर्थ में कोई चेंजिंग इसमें नहीं होती है। तो देखिए, आई थिंक इट इज रॉन्ग टू ट्रेवल विदाउट टिकट, या आई थिंक इट रॉन्ग टू ट्रेवल विदाउट टिकट, ये तीनों सेंटेंस क्या है, यह सही है। यदि इस सेंटेंस को आपने नोट नहीं किया, इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम एक आध सेंटेंस और देखते हैं उसमें क्या क्या है, वो उसमें क्या क्या उसमें नहीं है। तो ये तो हमारा यह ईट का प्रयोग है, यह क्या है, यह मेरा यह ईट का प्रयोग है। थोड़ा ईट की में थोड़ा सा हम कुछ और आगे जानते हैं, क्योंकि यह विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, या आपके एग्जाम में ज्यादा ये पूछता नहीं है, लेकिन केवल हम आपको आज जानकारी के लिए बता रहे हैं कि थोड़ी सी आपकी जो दिक्कत होती है उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। एक चीज आपने और देखा होगा, एक आपने टू वर्ब टू बी, वर्ब यानी वर्ब टू बी आपने नाम सुना होगा। हम किसको कहते हैं, जैसे हम इज, एम, इज, एम, आर और वाज, और हम कहते हैं वेयर को, ये आपने नाम सुना होगा। इज, एम, आर, वाज, वेयर को हम जो है वर्ब टू बी भी कहते हैं, ये वर्ब टू बी है। होता क्या है कि यदि ये जो वर्ब आप देख रहे हैं, अगर ये वर्ब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब है और इनके पहले इट आया हुआ है, यदि ये किसी सेंटेंस में मेन वर्ब है और ये आए हुए हैं और इनके पहले यदि इट आया हुआ है, जैसे मान लीजिए यही वर्ब मान लीजिए है, मान लीजिए है यहाँ पर आपका इज के पहले इट आया है, ये तो हम जानते हैं। इधर हमको कोई प्रोनाउन लाना हो, हमको यहाँ क्या लाना है, हमको यहाँ पर कोई प्रोनाउन लाना हो, तो प्रोनाउन ये कहता है कि देखो भाई इट तो आया है इज के साथ, तो ये इज में इतना पावर है कि इज के बगल में ये तो नॉमिनेटिव केस में है, तो नॉमिनेटिव केस में यहाँ भी जो प्रोनाउन आएगा वहां ये नॉमिनेटिव केस में यहाँ पर भी आएगा। मान लीजिए यहाँ पर आ गया आई, आ गया इट इज आई। अब बहुत से लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो मी चाहिए, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, इधर सब्जेक्ट होता है। ये थोड़ा भी जानिए कि यह जो है यह ट्रांजिटिव वर्ब तो होती नहीं है, यह कि ऑब्जेक्ट रखेंगे। यह वर्ब टू बी के पहले यदि इट जिस केस में रहता है तो किस केस में रहेगा, वो अक्सर जो है वो नॉमिनेटिव केस में रहता है, तो इसके आने वाला, इसके आगे जो आने वाला जो प्रोनाउन है वो भी नॉमिनेटिव केस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं रहेगा, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस तो मी होता है।
तो मी तो आएगा नहीं। यहाँ पर क्या आना चाहिए, हमेशा आई आना चाहिए, मतलब नॉमिनेटिव केस में आना चाहिए। मतलब इट इज आई, मतलब मैं ही हूँ। इट इज आई का मतलब मैं ही हूँ। अब यहाँ पर मी का प्रयोग जो है वो गलत है, लेकिन गलत इसमें नहीं है। ग्रामर के नियम से, ग्रामर के अनुसार तो ये गलत है, लेकिन प्रयोग के अनुसार मी सही है। आजकल प्रयोग हो रहा है बहुत से जगहों पर, इट इज मी भी हो रहा है, इट इज ही, इट इज हिम। ग्रामर ये कहता है कि ग्रामर के अनुसार तो मी और हिम यानी जो ऑब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन होते हैं आते हैं वो तो क्या है, गलत है, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से सही भी है, बहुत सी जगह में वो चलता भी है। तो लेकिन ग्रामर का क्या कहता है, ग्रामर ही कहता है कि नहीं, अगर वर्ब टू बी के पहले यदि इट नॉमिनेटिव केस में है तो इसके इधर आने वाला जो प्रोनाउन आएगा वो भी नॉमिनेटिव केस में आएगा। तो भाई आई तो होता है नॉमिनेटिव केस में, मी होता है ऑब्जेक्टिव केस में, तो मी तो नहीं आएगा। लेकिन कहीं कहीं आप ऐसे भी देखेंगे, आप इट इज मी भी देखेंगे, या हिम भी देखेंगे, या हिम भी देखेंगे, या हर भी देखेंगे। मतलब आप कोई चीज देखने को आपको मिलेगा, यहाँ इट इज मी भी मिलेगा, इट इज हिम भी मिलेगा, हर मिलेगा। लेकिन प्रयोग की दृष्टि से ये तो सही है, लेकिन ग्रामर की दृष्टि से यह बिल्कुल ही क्या है, यह सही नहीं है। ये प्रयोग की दृष्टि से सही है, लेकिन ग्रामर के अनुसार ये गलत है। ग्रामर अनुसार यही कहता है, क्या कहता है, इसे इट इज ही लगाइए, या सी लगाइए, इट लगाइए। मतलब ये चीज ये कहता है कि भाई जिस केस में इधर है वही केस इधर भी चाहिए। वर्ब से पहले क्या है, तो नॉमिनेटिव केस है, तो इधर भी क्या है, नॉमिनेटिव केस है, एएनसी जो होती है। इधर क्या है, इधर ग्रामर कहता है ये तो ऑब्जेक्टिव है, ये तो सब्जेक्टिव हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट हो गए। लेकिन नहीं, प्रयोग के अनुसार क्या है, ये सही है, लेकिन ग्रामर के अनुसार क्या है, ये गलत है। ग्रामर के अनुसार क्या है आपका, ये यही हमारा इसमें क्या है, ये सही है। तो ऐसे ऐसे जो है इसमें ईट के प्रयोग होते हैं, इसमें ईट का प्रयोग जो है ऐसे ही होता है। लेकिन अगर मान लीजिए प्रयोग की दृष्टि से इट इज मी को आप सही मान रहे हैं, इट इज हिम को भी आप सही मान रहे हैं, हर को भी आप सही मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर इसके पहले कोई क्लास दिया हुआ हो, इसके पहले यदि कोई क्लास दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमेशा नॉमिनेटिव केस ही आएगा। उस कंडीशन में यहाँ पर मी हिम हर नहीं आएगा। ऐसे मान लीजिए कोई क्लास दिया हुआ है और इसके बाद यदि कोई क्लास देता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमेशा वो ही या तो आएगा, या तो इसे मान लीजिए एग्जाम्पल आप देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे होता है यह। तो की तबीयत अभी भी खराब चल रही है, खांसी सी भी आ रहे हैं, तो चूंकि ठंड का मौसम हल्का हल्का आ रहा है इसलिए कुछ अभी दिक्कत है। इसे मान लीजिए यहाँ हो गया, मान लीजिए इट इज आई, मतलब मैं ही हूं जो कॉल्ड यू, कहता है कि मैं ही हूं जो तुम्हें बुलाया। तो आप देख लीजिए ये तो क्या है, ये आपका ये अलग क्लाज है यार। कहता है कि ये मैं ही हूं जो तुम्हें बुलाया। अगर मान लीजिए कहीं आप इट इज मी लिखते हैं तो चलेगा, बस इट इज मी, मैं ही हूं। लेकिन इसके आगे हमको कुछ और बोलना हो, कोई अन्य क्लाज हमको इधर लाना हो, तो उस कंडीशन में जब कोई अन्य क्लास जोड़ेंगे तो यह मी हट जाएगा और आई बन जाएगा, मी हट करके आई बन जाएगा। यहाँ हिम होता तो यहाँ ही हो जाता। तो यदि इसके बाद यदि कोई क्लास जुड़ता है, इसके बाद कोई क्लास जुड़ता है तो उस कंडीशन में यह प्रयोग वाला नियम नहीं चलेगा, उस कंडीशन में ग्रामर वाला नियम चलेगा। अगर केवल इसके बाद कोई क्लास नहीं जुड़ता है, इसने बोलना है कि इट इज आई, मैं ही हूं, इट इज ही वह है,
तो उस कंडीशन में आप हिम लगाइए, ही लगाइए, सब चलेगा। लेकिन जब इसके बाद में यदि कोई क्लास जुड़ेगा तो उस कंडीशन में हमेशा यहाँ पर भी नॉमिनेटिव केस रहेगा, तो यहाँ पर भी आपका नॉमिनेटिव केस ही यहाँ पर भी आपका रहेगा। यही इट के कुछ प्रयोग हैं, आगे भी आपको जब पढ़ाएंगे तो आपको मिलता रहेगा इसका प्रयोग, कुछ अन्य होंगे आपको और मिलेंगे। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि दिस की, देखते हैं प्रयोग में क्या क्या है दिस का प्रयोग। तो उससे आप जानते हैं कि दिस जो है वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आपको देखने को मिलता है। हमने आपको अधिकांश प्रोनाउन आपको पढ़ा भी दिया है। तो दिस का जो आप देखें ना, दिस जो है, दिस का मतलब भी आप यही होता है, हम तो जानते ही हैं दिस का मतलब ये होता है। लेकिन होता क्या है कि दिस क्या करता है कि किसी व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम या पहचान, नाम, पहचान, समीपता, ये समीपता बताता है, समीपता ये बताता है। यह दिस जो होता है क्या करता है, यह नाम, पहचान, समीपता ही ये बताता है। इस मान लीजिए कोई कह दिया, इस मान लीजिए यहाँ पे लिखा है दिस, दिस इज रवि, ये रवि है। तो हम तो ये जान गए कि दिस इज रवि, यह रवि है। भाई रवि क्या है, व्यक्ति है, उसका नाम हो गया, उसका नाम। मैंने ये भी लिखा सेंटेंस में कि दिस इज माई ब्रदर, मतलब वो मेरा क्या है, वो मेरा भाई है। तो हमने किसी व्यक्ति का हम पहचान बता रहे हैं, यहाँ पर तो हमने नाम बता दिया, ये हो गया। इस मान लीजिए हो गया दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। हम ऐसे भी कह सकते हैं, भाई क्या है, वो वस्तु है। तो हम किसी वस्तु को हम उसके नाम, पहचान, हम उसका हम बता सकते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर हम दिस का हम प्रयोग करते हैं। दिस इज रवि, दिस इज माई ब्रदर। ऐसे बहुत सी और अन्य भी हैं, जैसे वस्तु का हमको नाम बताना हो, हम एक और सकते हैं कि दिस इज ए काऊ, दिस इज ए काऊ भी हम कर सकते हैं। वह एक गाय, मान यह एक गाय है, क्योंकि दिस क्या है, नजदीक के लिए आता है और एक के लिए आता है। तो दिस इज ए काऊ हो गया, दिस इज ए बेंच हो गया। तो जो वस्तु होते हैं, दिस इज ए फैन, या एक फैन है, पंखा है, या दिस इज ए पेन, या एक कलम है। तो जब किसी वस्तु का नाम, पहचान, समीपता बताना हो तो उस कंडीशन में दिस का ही हम प्रयोग करते हैं व्यक्ति और वस्तु के लिए। और बाकी जो ईट जो होता है, अभी आपको हम पढ़ाए भी हैं, ईट जो है वह जब समय, दिन, महीना, मौसम, बरसात आदि सेंटेंस से हमको मालूम पड़ता है तो उस कंडीशन में हम वहां पर ईट ही लगाते हैं। ईट के कुछ अन्य भी प्रयोग हैं जो आगे आपको हम पढ़ाएंगे तो आप बताते भी रहेंगे हम ईट क्या क्या चीज है। तो बस आज तक इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, इसको शेयर भी करें, इसको वीडियो को पूरा का पूरा देखें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हम अगला वीडियो हो सकता है कि मेरा 2-4 दिन बाद वो भी आएगा। तो तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।